फिंगर्स क्रॉस्ड, अभी और चलना चाहिए क्योंकि अभी तो निफ्टी बैंक और सेंसेक्स ने रिकॉर्ड उच्चतम स्तर लगाए। निफ्टी तो अभी भी स्तरों से दूर है और लगातार वो रिवर्स काउंटडाउन आप लोग की स्क्रीन पे ऊपर चलता हुआ। प्रीवियस हाई थे 11,760 के और वहां से 55-56 पॉइंट महज दूर है हम निफ्टी पे उस शिखर से। और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। आज हफ्ते की नहीं, नए वित्त वर्ष की शुरुआत हुई और क्या पॉजिटिव नोट पर शुरुआत हुई है। 2/3 से 3/4% के उछाल के साथ कामकाज हो रहा है। निफ्टी इस समय 11,700 एग्जैक्टली 19 स्तरों के आसपास इस समय आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। बहुत तगड़ा मोमेंटम भारतीय बाजारों में इस समय बनता हुआ। और ध्यान रखें, इस सीरीज की पिछला सीरीज गजब थी। 7-7.5% का उछाल देखने को मिला था सेंसेक्स निफ्टी में मार्च वायदा में। उसके बाद से ये सीरीज देखिए आप, फ्राइडे को जो पहला दिन था 1/3 से आधे % का उछाल और आज तो इनफैक्ट 2/3 से 3/4% का उछाल। तो बैक टू बैक इस सीरीज का दूसरा दिन जब अच्छी मजबूती, अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। बस बैंक्स में थोड़ी थकावट है। बैंक्स में थकावट शुक्रवार को भी थी, बैंक्स में आज अंडर परफॉर्मेंस फिर से देखने को मिल रहा है हरे निशान के साथ, लेकिन बाकी के मार्केट्स को अंडर परफॉर्म करता हुआ या फिर क्या नैरो मार्केट या सेंसेक्स निफ्टी को अंडर परफॉर्म करता हुआ इस समय आपको नजर आएगा। बैंक को छोड़ दें तो अक्रॉस द बोर्ड बड़ी तगड़ी बाइंग है। आज चमक रहे हैं मेटल्स, आज तेजी है सरकारी बैंक्स में, ऑटोज में, आईटी में खरीदारी देखने को मिल रही है। ये वो तमाम पॉकेट्स जो कई इनमें से तो ऑफ लेट लेगार्ड्स थे, पिछड़ रहे थे। पिछली निफ्टी, मैं निफ्टी के हाई की बात कर रहे हैं हम लोग ऊपर स्क्रीन पे, पिछले हाई से इस हाई के बीच में ध्यान रखें सिर्फ बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज ने आउट परफॉर्मेंस दिखाया, उनका कंट्रीब्यूशन है। बाकी पॉकेट्स लेगार्ड थी, ऑटो खास तौर पे, मेटल्स खास तौर पे। और अब यही वो पॉकेट्स हैं जहां पे अब पैसा शायद जाता हुआ। अंडर परफॉर्म जो पॉकेट्स करनी थी उनमें आप देख रहे हैं आज आउट परफॉर्मेंस की शुरुआत होती हुई। तो देखते हैं कब तक आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू होता है। RIL, ICICI, इन्फोसिस, TCS, ये कुछ स्टॉक्स आप लोग की स्क्रीन पर आते हुए L&T जोड़ लीजिए, जहां पे हेवी वेट्स है और जहां पे बाइंग है, जिससे इंडेक्स को इस समय मिल रही है मदद। मार्केट ब्रेथ स्क्रीन पर आएगी। मिड कैप स्मॉल कैप में जबरदस्त बाइंग। और हम रिटेल के लिए सबसे अच्छी खबर तो यही जो आपकी स्क्रीन पर है, 3:1 का रेशियो या उससे बेहतर, यानी कि आसान शब्दों में सिर्फ 20 से 25% स्टॉक्स जो ट्रेड हो रहे हैं लाल निशान पे हैं। बाकी सारे स्टॉक्स आपको 75-80% स्टॉक्स हरे निशान में कामकाज करते हुए नजर आएंगे। लेकिन चलिए, इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट आज का बातचीत की शुरुआत करते हैं। शीला फोम्स के मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल गौतम साहब मेरे साथ जुड़ते हुए। गौतम साहब, स्वागत है CNBC आवाज पर आपका। और इस स्टॉक के साल के हाईज, डॉक्टर साहब एक बार साल का चार्ट लेकर आए। 1800 प्लस के हाईज थे, वहां से करेक्ट हुआ है, अब ऑलमोस्ट साल के लोस के आसपास जहां पे OFS आया था। तो एक की ओवरहैंग जो है शायद स्टॉक के लिहाज से खत्म होता हुआ। इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन के टाइम कहा था कि अब बाजार वापस बिजनेस पे, फंडामेंटल्स पे और फाइनेंशियल्स पे फोकस करना शुरू करेगा। ये शीला फोम्स का साल का चार्ट आप लोग की स्क्रीन पर। अच्छा राहुल जी, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, प्रमोटर्स ने पिछले हफ्ते ही अपना स्टेक रिड्यूस करा है OFS के जरिए। 85-86% प्रमोटर्स का स्टेक होता था इस OFS से पहले। इसमें मेरे ख्याल से आपने ग्रीन शू ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर लिया है। आप तो थ्रेशोल्ड लिमिट पे आ चुके हैं ना, 75%। जी, तो इस OFS का जो उद्देश्य था वो यही था दैट ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट था कि हम 75% पे आ जाएं, और वो 3 साल में पूरा करना था। तो 3 साल वैसे होते तो दिसंबर में है, लेकिन यही सोचा कि इलेक्शन से पहले इसको कर लेते हैं। सो ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट था और कोई इसके पीछे उद्देश्य नहीं था। हाँ, तो अब वो क्लैरिटी, तो सिर्फ वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट मतलब सेबी के नियम कहते हैं 25% कम से कम पब्लिक होल्डिंग होना कंपनी में जरूरी है। लिस्टिंग के 3 साल का वक्त दिया जाता है, वो मियाद खत्म होने की कगार पे थी, इसलिए प्रमोटर्स ने स्टेक रिड्यूस कराया। तो सोल पर्पस था सर स्टेक रिड्यूस करने का, नियमों को मीट अप करने के लिए। अदरवाइज ऐसा कोई रीजन नहीं, और डरू नहीं मैं, प्रमोटर्स यहां से और माल नहीं छोड़ेंगे, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हाँ। सिर्फ वही रिक्वायरमेंट था जो आपने बताया 75% तक पहुंचने का। ठीक बात। तो एक बड़ा ओवरहैंग खत्म होता हुआ अब मैं एक फंडामेंटल्स पे सर फोकस करता हूं। मैट्रेसेस, गद्दे बनाने के लिए कंपनी जानी जाती है। पहले तो समझाएं मुझे इस समय डिमांड एनवायरनमेंट कैसी पैन आउट हो रही है। कुछ कंज्यूमर फेसिंग इंडस्ट्रीज बड़े चैलेंजेस फेस कर रही है, दिक्कत है क्या कुछ डिमांड में? हाँ, बिल्कुल दिक्कत है, और ये पिछले क्वार्टर से, Q3 से ही चल रही है। Q3 जो हमारी इंडस्ट्री में और बल्कि पूरे बाजार में माना जाता है दैट वो हाईएस्ट परफॉर्मेंस क्वार्टर होता है और हाई सीजन होता है। लेकिन इस बार फंडामेंटल्स तो सब बिल्कुल अच्छे नज़र आते थे,
लेकिन मार्केट में या ग्राउंड लेवल पे मूवमेंट कंज्यूमर का अभी नहीं है, और यही देखा है इस क्वार्टर में भी जो क्वार्टर 4 था। सो अब यही उम्मीद है कि जैसे आपने अभी बताया बाकी स्टॉक्स के बारे में और बाज़ार के बारे में, लगता है कि मार्केट तो ऑलरेडी एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये साल बहुत अच्छा गुजरना चाहिए, और मुझे भी लगता है कि जैसे ही इलेक्शन समाप्त होंगे तो मतलब इट हैज़ टू हैपन, होना ही पड़ेगा। नहीं और कोई चारा नहीं है, बिकॉज वो डिमांड तो बेसिकली है। अब ये इश्यूज में ऑटोज में समझ सकता हूँ, बड़े कंज्यूमर गुड्स में समझ सकता हूँ, लिक्विडिटी वगैरह की किल्लत थी, इश्यूज थे, वहां पे डिमांड ठंडी पड़ी। अब ये मैट्रिसेस का धंधा, गद्दों के धंधे में इस तरह का स्लो डाउन, धीमापन क्यों Q3 में, और आप हिंट कर रहे हो कि Q4 में भी धीमापन कंटिन्यू हो रहा है, क्या वजह रही है सर इसके पीछे? बात लिक्विडिटी से ज़रूर रिलेटेड है, और जो लिक्विडिटी की दिक्कत थी पिछले क्वार्टर में वही कंटिन्यू कर रही। लेकिन एक बात ये और मान लेनी चाहिए कि मैट्रेसेस जो हैं वो बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन या टॉप ऑफ द माइंड या बिल्कुल एब्सोल्यूट एक मस्ट नहीं होता है परचेज का, और आदमी उसके लिए उसको टालने के भी प्रयास करता है कि आज नहीं तो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। सो देयरफॉर इट इज़ नॉट, इट्स अ डिस्क्रिशनरी परचेज है ये, बिल्कुल मैंडेटरी परचेज नहीं है, बट परचेज ज़रूरी है और होनी पड़ेगी। और ख़ास तौर पे जो हमारे यहाँ इवेंट बेस्ड होता है, शादी ब्याह होते हैं, लोग घर वर शिफ्ट करते हैं, सब शादी ब्याह ज़रूर हुए, लेकिन थोड़े लोअर लेवल के मैट्रिसेस खरीदे लोगों ने। और जो हाउसिंग सेक्टर है वो उसमें ज़्यादा इस समय कुछ मूवमेंट नहीं है, और वही एक ऐसी चीज़ है जो इसको किक स्टार्ट करेगा। तो आप कह रहे हो डिफर हो गया है, टला है, लेकिन खत्म नहीं हुई वो डिमांड, इवेंचुअली डिमांड आनी है, वो पेंट अप डिमांड के तौर पे बाद में देखने को मिलेगा। अब ये जो हिंट है कि अब इस समय हालात अभी भी कमजोरी है सर, आप क्या मान के चल रहे हैं, कब तक हालात सुधरने चाहिए? इलेक्शन एक ओवरहैंग बना हुआ है आप लोग के लिए भी क्या, या क्योंकि हाउसिंग के लिए तमाम खबरें तो आनी, ये सच है, हाउसिंग में वो सेल्स का वाकई पिकअप देखने को नहीं मिल रहा है, तो फिर ये हालात आपके लिहाज से कब तक सुधरेंगे आपके केस में? देखिए, एक तो जो हाउसिंग सेक्टर में वो जीएसटी वाला मैटर था वो 1 अप्रैल से चालू हो ही गया है, जो रिड्यूस जीएसटी लगने की बात थी, जो वर्क इन प्रोग्रेस थे हाउसिंग उसके, और इलेक्शन के टाइम डिस्टर्बेंस जरूर होती है, बट उसके बाद में तो बिल्कुल सेटल डाउन करेगा ही करेगा। और है इस बार एक अच्छा खासा शादी ब्याह का पीरियड भी है, और ये चीज़ें बिल्कुल सेटल हो जाएंगी। तो रेवेन्यू मोमेंटम आपका धीमा पड़ा सर, Q3 में मैं 7% की ग्रोथ, और इनफैक्ट इस साल फाइनेंशियल ईयर FY19 के पहले 9 महीने सिर्फ 9% के आसपास की ग्रोथ, तो सिंगल डिजिट में ही आपका अब तक के सेल्स देखने को मिले हैं। तो अब मैं अज्यूम करूं Q4 भी एक सिंगल डिजिट वाला क्वार्टर रहेगा, इवेंचुअली FY20 ऑनवर्ड्स हालात सुधरेंगे, है ना? जी बिल्कुल, मतलब Q4 क्या पूरा साल ही मान लें, अब तो साल समाप्त हो गया, तो ये इसमें ग्रोथ जो है 9-10% के आसपास रहेगी, और उसके बाद में अभी से ये इसके इंडिकेशन जो है वो पिछले क्वार्टर के एंड से ज़रूर नज़र आने लगे हैं, और कहीं पर जो ट्रेड है वो भी इस बात को मानता है कि अच्छा अब यार नया साल शुरू हो जाए, नया क्वार्टर शुरू हो जाए, तभी इस काम को पूरे मोमेंटम के साथ में, क्योंकि कंपनी की कुछ पॉलिसीज़ जो हैं वो भी बंधी हुई होती हैं साल के हिसाब से, तो एक साल अगर गुजर रहा हो तो थोड़ा धीरा पड़ जाता है आदमी ट्रेड वाला। सो अब बिल्कुल पिकअप करें। ठीक है, अभी धीमापन, अभी सिंगल डिजिट ग्रोथ, लेकिन इस धीमेपन, स्लो डाउन से पहले क्या ग्रोथ रन रेट आप लोग क्लॉक करते थे सर? तो 13-14% का हमारे पिछले 5 साल का अगर CAGR लेंगे तो 14% के आसपास रहा। तो ये अब तो मैं इसीलिए पूछ रहा, 13-14% अब एक्सपेक्ट करो FY20 में वापस आ रहा है? जी बिल्कुल आएगा। अच्छा, बिल्कुल आएगा, बल्कि हमारा प्रेडिक्शन तो थोड़ा 15% प्लस का ही है। ओ ग्रेट, तो FY20 होपफुली डबल डिजिट ग्रोथ क्लॉक करना शुरू करेंगे, और मिड टीन्स पे पहुंचे, शायद 15% के आसपास के आंकड़े हो सकते हैं। अच्छा, रेवेन्यू मोमेंटम धीमा पड़ा, इसके साथ साथ ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी आपकी कंपनी की वीक हुई सर। Q3 में मार्जिन ऑलमोस्ट 80 बेसिस पॉइंट्स कमजोर हो गए थे, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था, क्या कारण था उस कॉन्ट्रैक्शन का? अच्छा, वो हमारे रॉ मटेरियल के प्राइसेस ही थे, जो इंटरनेशनल प्राइसेस
बहुत ज़्यादा हो गए थे। जो 150 सवा 150 पौने 200 का रेट का रॉ मटेरियल होता था वो करीब 350 तक था। अब लेकिन वो गिरना शुरू हो गया, Q3 से गिरना शुरू हो गया और बहुत शार्पली गिरा है। इस समय 150 के लेवल पे आ गया है। लेकिन जो स्टॉक्स होते हैं उन स्टॉक्स को अकाउंट फॉर करना पड़ता है, इसलिए वो Q3 के एंड तक और Q4 के एंड तक करीब करीब सब समाप्त हो गए। और अब जो है वो उसको स्ट्रेट अवे वो बॉटम लाइन को ही हिट करेगा, क्योंकि लोअर हो गए हैं रॉ मटेरियल। शीला फोम्स के दो मेजर रॉ मटेरियल्स हैं मेरे ख्याल से फोम बनाने के लिए, पॉलीऑल और TDI। पॉलीऑल तो स्टेबल था सर, TDI की कीमतें पिछले 2 सालों में उछली थी, तो आई एम अज्यूमिंग आप TDI की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि जो TDI है वो उसी का प्राइस जो था अनाप शनाप बढ़ गया था। पॉलीऑल रीजनेबली स्टेबल है और स्टेबल ही है, बट TDI का प्राइस वो जो 350 335 तक गया था उसका शार्प रिटर्न बैक हुआ है। और अब जो स्टॉक्स हैं उन्हीं को अकाउंट फॉर करते हुए आगे बढ़ना है। तो ये करीब 140 145 के आसपास ऑलरेडी आ गया है TDI। ओके ठीक है। तो TDI की अच्छा हाँ, मैं पढ़ भी रहा था FY16 में TDI का जो कुल रेवेन्यूज का कॉस्ट था वो 11% था। 18 में आते आते 21% कुल रेवेन्यूज का TDI पे स्पेंड करना पड़ रहा था, क्योंकि कीमतें उछली थी। अब कीमतें नॉर्मलाइज होना शुरू हुई हैं। तो मैं पढ़ रहा था वो सप्लाई डिस्ट्रप्शंस होने शुरू हुए थे, क्योंकि हमने देखा था ग्लोबली प्रोडक्शन गड़बड़ाता हुआ नजर आया था, तो लोअर सप्लाई देखने को मिली थी, इसलिए TDI के वो प्राइसेस जंप करे थे, इसीलिए फाइनेंशियल पे वो इंपैक्ट देखने को मिला था। अच्छा, क्या बीच में ये जो TDI की कीमतें बढ़ी, मार्जिन पे कॉन्ट्रैक्शन आया, डिमांड एनवायरनमेंट इतना कमजोर था कि उसे पास ऑन करने में भी दिक्कत आ रही होंगी, है ना? कुछ तो पास ऑन करने में दिक्कत होती है। दूसरा ऐसा है कि हमारे जो ये स्लीपवेल ब्रांडेड मैट्रेसेस हैं, इसमें हम दाम कभी कम नहीं करते हैं, ना कर पाते हैं। तो इसलिए जब बढ़ता भी है तो उसमें एक हद से ज़्यादा नहीं उसे बढ़ा सकते हैं, ना बढ़ाते हैं उसे, थोड़े प्रूडेंस के साथ में करते हैं। इसलिए कि जब वो नीचे आएगा तो फिर क्योंकि नीचे हम प्राइसेस रिड्यूस नहीं करते हैं, तो इसलिए हर चीज़ पूरा पास ऑन नहीं हो पाता। बट अब जब नीचे आएगा तो देन बिल्कुल बॉटम लाइन को इम्पैक्ट करेगा। अच्छा, गद्दों का बाजार जो है सर, ये बड़ा अनऑर्गेनाइज स्पेस वाला मार्केट था, है ना? ऑर्गेनाइज में आप एक प्रोमिनेंट प्लेयर थे। तो पहले अब मुझे बताएं, ये जो GST के बाद बड़ी उम्मीदें थी कि ये अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज का शिफ्ट अब किस हद तक शिफ्ट हुआ है? ये बाजार कितना अनऑर्गेनाइज के पास है, कितना ऑर्गेनाइज के पास है? और ऑर्गेनाइज में शीला फोम्स की स्टैंडिंग रैंकिंग क्या है सर? कहां खड़े हैं हम लोग? कितना ऑर्गेनाइज का मार्केट शेयर हमारे पास है? तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ऐसा महसूस हो रहा था। हम लोग जब GST के लिए वेट कर रहे थे 10 साल से, तो ऐसा लग रहा था जिस दिन GST लगेगा उस दिन सारा का सारा अनऑर्गेनाइज जो है ऑर्गेनाइज में शिफ्ट हो जाएगा, एक स्विच की तरह। बट ऐसा न होता न हुआ, उसमें थोड़ा समय लगता है सब लोगों को आदत पड़ने में और सब चीज़ करने में। और एक हमारा जब शुरू हुआ था तो GST का रेट भी बहुत ज़्यादा था, 28% था, और वो पिछले साल कम हुआ है, 18 हुआ है। अब एक रीजनेबल लिमिट में आ गया, और पिछले 3-4 महीनों से 1-2 क्वार्टर से बिल्कुल शिफ्ट नज़र आ रहा है कि कॉटन से अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर का शिफ्ट जो है वो बिल्कुल महसूस हो रहा है। और ट्रेड में जितनी भी बातचीत होती है, लोग बाग कंप्लायंस की ओर भी बढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। सो ये शिफ्ट समय देर जरूर लगी, लेकिन अब प्रोसेस चालू हो गया। और इसमें मुझे लगता है करीब 6 महीने साल भर में एक कम से कम एक रीजनेबल कंप्लायंस लेवल पे जरूर आ जाएगा। अच्छा, ठीक बात। तो धीरे धीरे करके अब उसका फायदा मिलना शुरू हुआ। और जो मार्केट हाँ सर बोले। जी और जो मार्केट के बारे में आप पूछ रहे थे, सो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट जो है वो करीब 2/3 मार्केट अनऑर्गेनाइज्ड है और 1/3 मार्केट ऑर्गेनाइज्ड है। उस 1/3 में शीला फोम की पोजीशन तो नंबर 1 है। जो लेटेस्ट एक सर्वे हुआ उसके हिसाब से हमारा शेयर करीब 24% उस मार्केट में है, जिसमें 10-15 प्लेयर्स हैं, 15 प्लेयर्स जो ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो 1/3 है ऑर्गेनाइज मार्केट, जिसमें 24-25% यानी कि 1/4 शीला फोम्स का स्टेक है, 2/3 अनऑर्गेनाइज है, और धीरे धीरे अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज का जो शिफ्ट होगा उसका भी फायदा मिलना है। अच्छा, मैं क्योंकि बीच में अब जो मैनिफेस्टोज आ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज बात जो कर रही हैं, कोई कह रहा था कि 6,000 रुपए मिलने वाला है साल का, तो कोई कहने लगा अब तो महीने में 6,000 रुपए मिलने वाले हैं। तो मैं ऐसे एज्यूम कर रहा था शीला फोम को फायदा होगा नहीं होगा, पर आपके ब्रांड्स तो जरा प्रीमियम वाले हैं सर,
पर आपने कुछ जो स्टारलाइट, फेदर फोम, ये रूरल मार्केट को टैप करने की कुछ ब्रांड्स की बात करी थी, नए लॉन्चेस की बात करी थी। क्या है वो मार्केट, रूरल मार्केट को एड्रेस करने वाले ब्रांड्स, और किस तरह का ट्रैक्शन है, और इन सब खबरों से आपको भी कुछ टेलमेंट मिलता है क्या? मिलता है। और जो आपने कहा स्लीपवेल ब्रांड जो हमारा है वो प्रीमियम ब्रांड या मिड टू प्रीमियम माना जाता है, लेकिन जो लोअर सेक्शन था जिसको रूरल नहीं कहूँगा, वो बॉटम ऑफ द पिरामिड कहूँगा, उसमें और ये अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज का जो शिफ्ट है उसको लेने के लिए हमने जो ये 2 ब्रांड्स इंट्रोड्यूस करे थे, उसमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो रही है, बहुत अच्छी ग्रोथ मिल रही है। और ये भी एक इंडिकेशन है कि जीएसटी इवेंचुअली आके सेटल डाउन कर रहा है और ये शिफ्ट हो रहा है। दोनों ब्रांड्स में बहुत अच्छी ग्रोथ है। अरे वाह। अच्छा, जाते जाते आपने फाइनेंशियल आउटलुक सब समझा दिया मुझे सर। 2 इंपॉर्टेंट बात, वो स्लीपवेल एम्पोरियोज फ्रेंचाइजी बेसिस पे अपने एक्सपैंड करने की कोशिश थी, रीच कहां तक पहुंचे, और दूसरा मैं पढ़ा था कुछ टेक्निकल फोम सार्क कंट्रीज में देना, ये आपके आगे की ग्रोथ स्ट्रेटजीज का हिस्सा था। क्या चल रहा है सर वहां पे? जो ये एम्पोरियो वाली बात है वो अभी नहीं लॉन्च हुई है। उसमें थोड़ा सा जो एग्जिस्टिंग हमारे ईबीओज हैं वो पिछले साल करीब 1000 ईबीओज ऐड हुए हैं, एक्सक्लूसिव बिजनेस आउटलेट्स जो हैं, और अब टोटल मिला के हमारे 4000 के आसपास एक्सक्लूसिव आउटलेट्स हैं, और उन्हीं में अपग्रेडेशन चल रहा है इस समय, और उन्हीं का प्रोसेस चल रहा है। जो एक्सपोर्ट ये अपना टेक्निकल फॉर्म्स है वो बिल्कुल अपनी जगह बरकरार है। टेक्निकल फॉर्म्स में फ्रेट का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट इसलिए नहीं होता कि वैल्यू अच्छी खासी होती है टेक्निकल फॉर्म्स की, तो वो हमारा एक्सपोर्ट बिल्कुल जारी है। ओके राहुल जी, मजा है आपसे बात करके, सब समझ में आ गया मुझे। थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। तो एक बड़ा ओवरहैंग था, प्रमोटर्स को स्टेक रिड्यूस करना, तो वो ओवरहैंग हमारे पीछे जाता हुआ। जहां तक रेवेन्यूज की बात है, मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट, इस साल नहीं, इस साल ग्रोथ Q4 में भी ठंडी रहेगी, लेकिन FY20 में इवेंचुअली ग्रोथ वापस पौने ट्रैक पे पहुंचेगी, शायद 15% के आसपास रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिले। मार्जिन से प्रेशर था क्योंकि TDI की कीमतों में बहुत तगड़ा उछाल आया था, वो TDI की कीमतें करेक्ट हो गई हैं, तो Q4 के बाद से वो मार्जिन में आपको सुधार देखने को मिलेगा। डिमांड इस समय अभी भी ठंडी, एक बात ध्यान रखें, लेकिन मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट की इलेक्शन के बाद हालात सुधरना शुरू होंगे डिमांड फ्रंट पर। ऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज का जो शिफ्ट है उसका भी फायदा शीला फोम को मिलेगा, जिसके पास ऑर्गेनाइज बाजार का 1/4 मार्केट शेयर है। चलिए ब्रेक ले रहा हूं। ये तो खैर मैनेजमेंट की बात थी। ये सब जो मैनेजमेंट पॉजिटिव हमें निकल के आया इस चर्चा से, काफी तक शायद प्राइस में ऑलरेडी आ चुका होगा। खैर स्टॉक आज 3-4% बातचीत करते करते उछलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस भाव में क्या क्या हमने पचा रखा है, अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या हो, क्या और भी टेलविंड्स हैं, और भी तेजी स्टॉक दिखा सकता है, यहाँ से जो लो लेवल से अब रिकवरी दिखाना शुरू कर रहा है, खरीदें या नहीं खरीदें, आसान शब्दों में जो बताऊंगा मैं आपको ब्रेक के उस पर।